बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए लेक्चर्स के साथ मोल ऑफ कॉन्सेप्ट पार्ट 2 पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इस पे डेली बेसिस पे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th की केमिस्ट्री से, और आगे शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी बजाएं कि बेल आइकन आपने अगर प्रेस किया होगा तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो इसके बाद अब हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो कंसेप्ट ऑफ मोल की हम बात कर रहे थे कि कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है, और आज हम इसके पार्ट 2 पे बात करेंगे। लेक्चर 1 इसके बारे में अपलोड हो चुका है। तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि मोल हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूज मैस, यानी बहुत बड़ी अमाउंट। बहुत बड़ी अमाउंट के लिए लैटिन में, लातीनी ज़बान में मोल का वर्ड यूज़ होता था, तो उस वजह से इसका नाम पड़ गया मोल। इसको n से डिनोट किया जाता है। अब जो मोल है इसकी डिफिनीशन ये है कि जब हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड या आयनिक मास ऑफ अ आयन व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम्स। जब हमारे पास एटॉमिक मास किसी भी एटम का, याद रखनी है बात, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का, या फार्मूला मास किसी भी कंपाउंड का, या आयनिक मास किसी भी आयन का, जब एक्सप्रेस कर दिया जाए किस में, ग्राम्स में, ग्राम्स की यूनिट में, जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या आयनिक मास एक्सप्रेस कर दिया जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये इस एटम का या इस मॉलिक्यूल का या इस कंपाउंड का या इस आयन का 1 मोल कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो अमाउंट होती है जो ग्राम में एक्सप्रेस की जाए, उसके एटॉमिक मैसेज की या मॉलिक्यूलर मैसेज की या फार्मूला मैसेज की या आयनिक मैसेज की। तो ये डिफिनीशन आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास देखें एटॉमिक मैस है, एटॉमिक हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एटम का जब एटॉमिक मैस हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 1 AMU होता है इसका एटॉमिक मैस। अब 1 AMU की जगह हमने ग्राम लिख लिया, इस एटॉमिक मैस यूनिट को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ग्राम। जब इन टर्म्स ऑफ ग्राम हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये 1 मोल बन जाता है। यानी 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेंगे वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 ग्राम के अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से ये तो एटॉमिक मास था। अगर मॉलिक्यूलर मास है, ये H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अगर इसका मास होता है 18 AMU, इस 18 AMU को हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया और 18 ग्राम कह दिया, तो 18 ग्राम हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O के बराबर है, और इसके अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। यानी हमारे पास जब हम मॉलिक्यूलर मैसेज को एक्सप्रेस कर दे ग्राम में तो वो 1 मोल के बराबर होता है। मैंने आपको ये बात बताई थी पार्ट 1 लेक्चर में कि हमारे पास 18 AMU और हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2O, जब वाटर का हम 18 AMU लें या 18 ग्राम लें तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक बात नहीं है, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। इसका मतलब जानने के लिए आप वीडियो नंबर 1 जो इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट पे, वो देखेंगे तो आपको इनके दरमियान डिफरेंस समझ आ जाएगा। लेकिन जब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या इसके अलावा हम फार्मूला मास को किस तरह, जैसे हमें पता है NaCl ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम फार्मूला मास निकालें तो हमारे पास सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 और 23 को प्लस कर दें तो ये 58.5 बन जाता है। इस 58.5 को हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये इस कंपाउंड का फार्मूला मास ग्राम में एक्सप्रेस हुआ।
अब फार्मूला में जब ग्राम में एक्सप्रेस हुआ तो हम कहेंगे कि 15.8 ग्राम अगर हम सोडियम क्लोराइड लें तो ये 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल के क्या मतलब हुआ कि 58.5 ग्राम अगर आपने वेट करके उसे लिया तो उसके अंदर ये कंफर्म बात है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ऑफ NaCl होंगे। NaCl के इतने एंटिटीज़ प्रेजेंट होंगी हमारे पास 58.5 में। तो ये इसका फार्मूला में इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसी के साथ साथ जब आयनिक मेस को हम एक्सप्रेस करते हैं, आयनिक मेस का क्या मतलब है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन है। हाइड्रोक्सल आयन एक आयन है। अब इस आयन के मेस को 16 हमारे पास हो गया, किसका, ऑक्सीजन का, प्लस हाइड्रोजन का 1, 16 + 1 17। इस 17 के साथ ग्राम लगाया तो हमने इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। अब आयनिक मेस ऑफ दिस आयन इज एक्सप्रेस इन ग्राम। जब ये ग्राम में एक्सप्रेस हो जाए तो हम कहेंगे ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन के बराबर है, यानी इसके अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एंटिटीज ऑफ हाइड्रोक्सल आयन होंगी। तो ये आयनिक मेस हो गया, आयनिक मेस ऑफ आयन। तो हमने कहा कि अगर एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, फार्मूला मेस ऑफ अ कंपाउंड या आयनिक मेस ऑफ आयन, इन सब को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये 1 मोल के बराबर होगा। इसी के साथ साथ दूसरी डिफिनीशन जो मोल की है कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो कंटेन करे, क्या कंटेन करे, एज मेनी एज एलिमेंट्री पार्टिकल, इतनी एंटिटीज कंटेन करें, एज देयर आर एटम्स एंटर, जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स होते हैं उतने कोई भी सब्सटेंस, उतने पार्टिकल्स अगर उतने एटम्स कंटेन करे तो वो उसका 1 मोल। तो हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम। अगर 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम्स हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर इतने एटम्स होंगे, क्योंकि 12 कार्बन और ये बराबर हो गए, इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो 12 ग्राम 1 मोल के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लो, अगर उसमें इतनी एंटिटीज़ हैं तो वो उसका 1 मोल होगा। अब 1 मोल इतनी एंटिटीज़ ये तो सेम होंगी, लेकिन अब देखा हमने कि हमारे पास जो हाइड्रोजन था उसके 1 ग्राम के अंदर इतनी एंटिटीज़ थी, वाटर के 18 ग्राम के अंदर इतनी एंटिटीज़ थी, जबकि NaCl की 58.5 ग्राम के अंदर इतनी एंटिटीज़ थी और हाइड्रोक्सल के 17 ग्राम के अंदर इतनी एंटिटीज़ थी। अब फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क यहाँ पे आता है कि सबका 1 मोल लो, उसके अंदर पार्टिकल सेम होते हैं लेकिन उनका ग्राम में वज़न डिफरेंट होता है। यही मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी से आगे हम जाएंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली मोल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी एक्सप्रेशन और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होती हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से, आपके न्यूमेरिकल्स की सॉल्यूशंस के लिए और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हवाले से वो एक्सप्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो हम जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द, तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोल पे, कि मोल्स के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। जनरली जब हम बात करते हैं तो मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल बराबर होते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस का जो गिवन मेस होता है डिवाइडेड बाय मोलर मेस। जितना उसका मेस गिवन है उसके मोलर मेस पे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास मोल्स निकल आते हैं। अब यहाँ पे जो बात होती है, क्योंकि सब्सटेंस तो एक जनरल चीज़ है ना, अगर सब्सटेंस एटम्स हैं, सब्सटेंस हमारे पास एटम्स हैं तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, मोल्स ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मेस बाय एटॉमिक मेस। अगर सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है, किसी मॉलिक्यूल का मेस गिवन है और आपसे कहे कि इसके अंदर मोल्स कितने हैं, तो आपने उस मॉलिक्यूल के लिए फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि जो गिवन मेस है उसके मॉलिक्यूलर मेस पे उसको डिवाइड करना है। अगर सब्सटेंस आपके पास कंपाउंड है, अगर सब्सटेंस आपके पास कंपाउंड है तो फिर आपने उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करने
कि हमारे पास मोल इज ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, यानी ये देखें इसकी जो डिनोमिनेटर है इसमें चेंज आ रही है, क्योंकि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एटॉमिक मास की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसके मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसके फार्मूला में इसकी। अगर सब की अमाउंट सेम गिवन हो और आपसे कहे कि इसको डिवाइड करो, इसके मोल्स निकालो, तो फिर आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि एटॉमिक एटम है तो उसकी जगह एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करना है, अगर कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मास पे। अगर कोई आयन गिवन है और उसका मास गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि आप उसके मोल्स बताओ, तो फिर आपने उसका जो गिवन मास है उसके आयनिक मास पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने फार्मूला मास, आयनिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में डिफरेंसेस करके आपने उसको डिवाइड करना है। इसके अलावा एक और मोल की एक्सप्रेशन यूज होती है, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो, क्या गिवन हो, परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो तो फिर आपने परसेंटेज कंपोजिशन को उसके मोलर मास पे डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इसी तरीके से एक और फार्मूला यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, आपको कहे कि हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो फिर उसकी जो डिवीजन होगी ये आपने अवोगाड्रोस नंबर पे करनी है। ये एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं इस लिहाज से, इसका तो हम अभी यूज़ नहीं पढ़ रहे, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे या एमसीक्यूज़ का सलूशन, ये टेस्ट सीरीज़ एक वो हमारी आएगी जिसमें हम एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। इसकी भी एक आध एग्जांपल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पार्ट 3 में जाने के बाद हम वो चीज़ देखेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता हो कि फार्मूले कौन से यूज़ होते हैं, और फिर जो हमारी एमसीक्यूज़ की सलूशन वाली आएगी, जो सीरीज़ आएगी, जो लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो उसमें काफ़ी आपके जो पिछले लेक्चर्स, पीछे जो आपके टेस्ट हुए होंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ईटा, एमडी कैट एक्सेट्रा, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और उसमें किस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, और एग्ज़ामिनर की अप्रोच क्या होती है, और उसका सॉल्यूशन किस तरह पॉसिबल है, और उसका शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, इन सारी बातों को हम सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम डिटेल लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अभी तो कल के नोटिफिकेशन में फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, और वो उन एमसीक्यूज़ की, तो उसमें एमसीक्यूज़ में फिर आपको हर चीज़ का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी होता है। तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स को लाने के लिए फिर हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को समझना पड़ता है, और समझने के लिए फिर आपको ये वो होता है कि आपका जो माइंड है उसको शार्प बनाने की ज़रूरत है, कि भाई आप हर एंगल से व्यू करें, उस क्वेश्चन को देखें कि मैंने सोचना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने क्वेश्चन को सोचना किस तरह है। अगर आपको सोचना आ जाता है तो आपको उसका सलूशन भी आ जाता है। तो ये हमने कोई शॉर्ट सी बात की। इसके साथ साथ आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और जो लेक्चर अपलोड होगा डेली बेसिस पे तो आप उसको वॉच करें, और जो भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।